हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ नए जोश और नए उमंग के साथ। आशा है आप जहाँ होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम एक अहम मुद्दा पे बात करने वाले हैं, जिसके कारण छठा चरण में नियोजन प्रक्रिया से कुछ अभ्यर्थी को बाहर होना पड़ा था। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण छठे चरण में जो बहाली हुआ उसमें कुछ अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया से बाहर हो गए, यानी उसका बहाली नहीं हो पाया। तो वो गलती जो प्रारंभिक शिक्षक यानी 7वां चरण का जो बहाली आने वाला है, तो उसमें जो भावी शिक्षक हैं वो ऐसी गलती न करें। वो कुछ बिंदु हैं जो बिंदु हम बताएंगे, जिसमें छठा चरण में जो गलती किया था उस गलती से सीखना है और वो गलती आपको नहीं करना है। तो उसी कुछ मुख्य बिंदु पर हम आज बोलने के लिए आए हैं। और कमेंट में भी इस टाइप का प्रश्न पूछा गया और अच्छा लगा मुझे। चलिए वीडियो को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। और एक बात और कहेंगे, आप लोग बहुत खुशी होता है मुझे कि कमेंट अच्छे कमेंट करते हैं, और इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, कि जितना हो सके आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो नहीं बल्कि हम ये कहेंगे आपके लिए ऐसे टॉपिक को लेकर आए जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, आपके कुछ काम आ जाए। और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे तो है नहीं कि यूट्यूब के बारे में नहीं पता है। आपको सब पता है कि आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा और मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोग देखेंगे और उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर चलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो आप लोग करते भी हैं, इसीलिए इतना आगे हमको काम करने का मन करता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं वीडियो पे। क्या इस कौन सा बिंदु है जिस बिंदु पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मैंने देखिए पहले यहाँ देखिए नंबर मैंने लिख दिया है। जिनको पता है तो वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है मेरे बारे में वो नंबर जान ले मेरा 6207257373। आप लोग जो कॉल करते हैं मैं आपको बता दूं, सुबह में 9 बजे से लेके सुबह 9 AM से लेके रात के 8 PM तक कॉल कीजिए। इस दरमियान कॉल जो भी है हमारा जो कॉलिंग स्टाफ है आपको उठा लेंगे। नहीं उठा पाएंगे तो हो सकता है हम कॉल बैक कर दें आपको। ठीक है, चलिए आप चलते हैं मुख्य बिंदु पे। क्या है 7वां चरण शिक्षक बहाली से बाहर होने के मुख्य कारण, यानी ऐसी गलती न करें जिसमें आप 7वां चरण में जो शिक्षक बहाली होने वाला है उसमें आप बाहर हो जाइएगा। तो ऐसी कौन सा गलती नहीं करना है। पहला, आप यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो BEd किए होंगे या DLEd किए होंगे तो इसका सही से प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। प्रशिक्षण मतलब BEd और DLEd जो कोई भी हैं, BEd या DLEd किए हों तो उसका आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, और साथ में क्या, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। जान लीजिए आप, ये दोनों प्रशिक्षण से संबंधित होना चाहिए। अगर नहीं है मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट तो होगा, अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा, औपबंधिक भी चलेगा, प्रोविजनल भी चलेगा। ठीक है, देखिए कोई कॉल भी कर रहे हैं सब्सक्राइबर, मैं देख लेता हूँ 1 सेकंड कौन है। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, कॉल आगे कट गया था। तो ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं, यानी कि आपके पास अगर साक्ष्य यानी BEd और DLEd से संबंधित जितने भी मार्कशीट है, मूल प्रमाण पत्र है, अगर ये सब नहीं होगा तो आपको चयन यानी नियोजन से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप दिमाग में ये बैठा लीजिए। अगर मार्कशीट तो कॉलेज से मिल जाएगा, उसमें भी क्या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों का मार्कशीट, और इसका एक मूल प्रमाण पत्र होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे मौलाना मजहूल हक यूनिवर्सिटी है बिहार के पटना में, तो वो उस यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कत है, अभी VC नहीं बैठ रहा है, यानी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में बैठ नहीं रहा है, जिसके कारण क्या है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो वैसे अभ्यर्थी के लिए प्रोविजनल भी चलेगा। चलिए अब आते हैं सेकेंड बिंदु पे। जैसे मान लीजिए आपको पता है इस चीज़ का कि DLEd वाले जो फॉर्म भरते हैं, DLEd वाले या BEd वाले कोई हो, मैट्रिक लगता है, इंटर लगता है DLEd वाला में, तो यहाँ मैंने लिखा है इंटर में 50% से कम अंक EWS वाला। अगर मान लीजिए कोई कैटेगरी, मान लीजिए कोई EWS के अभ्यर्थी हैं, उसका मार्क्स 50% से कम है, मान लीजिए इंटर में 50% से कम है, क्या चीज़ में, इंटर में, तो वैसे अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूँ क्या चीज़ में मैंने बोला, इंटर में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, EWS वाला। उसी प्रकार मान लीजिए कोई युवा से है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, जनरल से है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो उसको भी 50% से अगर कम है तो वो भी एलिजिबल नहीं है इस
सातवां चरण बहाली के लिए। तो आप पहले इस चीज़ को जान लीजिए। अगर कोई अभ्यर्थी मान लीजिए बीसी से है या ईबीसी से है, यानी बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, अगर उसको 50% से कम मार्क है, परसेंटेज है इंटर में, 45% से कम मार्क है, 45% से कम है किसको? बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी वाले को। अगर 45% से कम है तो वो भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक दो अभ्यर्थी इस पे प्रश्न पूछे हुए थे, तो शायद उनको ये इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगला स्टेप पर क्या है। यहाँ तक तो हो गया प्रमाण पत्र में त्रुटि से संबंधित। इस पर हम वीडियो भी पहले बना चुके हैं। यानी कि किसी के प्रमाण पत्र में मान लीजिए बीएड हो, डीएलएड हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, उसमें नाम मिस्टेक हो गया हो या स्पेस का हो या कोई एक लेटर छूट गया हो, इस टाइप का हो, तो आपके पास अभी समय है। हो सके तो बोर्ड ऑफिस, जिसका भी जहाँ बोर्ड ऑफिस हो वहाँ से सुधार करवा ले। अगर नहीं होता है तो आप एफिडेविट से भी काम चलेगा, एफिडेविट से भी काम चलेगा, शपथ पत्र से भी काम चलेगा, जो आपको कोर्ट से बनेगा। कुछ अभ्यर्थी यहाँ कहेंगे सर रवि प्रकाश 2 दिन पहले बोल रहे थे ऐसे वैसे कि नहीं, गलत न्यूज़ है। लेकिन कल का आपको न्यूज़ दे दे, रवि प्रकाश ने माननीय जो रवि प्रकाश सर निदेशक डायरेक्टर, उन्होंने एक सीतामढ़ी की जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी थी निधि नाम की, उन्होंने जाकर सचिवालय में जब पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा तो मैंने नहीं कहा, ऐसा तो मैंने कहीं लेटर भी नहीं निकाला है कि एफिडेविट से काम नहीं चलेगा। तो उनका कहने का साफ शब्दों में मतलब था कि शपथ पत्र से भी काम चल जाएगा अगर त्रुटि है तो। ठीक है। एक प्रश्न ये भी आया है, जाति प्रमाण पत्र में नाम स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कोई जाति या आवासीय बनाए हो, जाति बनाए हो, आवासीय बनाए हो, समझ जाइएगा, या आय बनाए हो या कुछ भी, उसमें नाम स्पष्ट नहीं है। तो नाम अच्छे से जब भी कैफ़े में जाते हैं और कहते हैं कि हमको आय, जातीय, आवासीय बनवाना है, तो अपने सामने में उसको मिला लीजिए, नाम सही से लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आपको छांटने का एक ये भी तरीका है। स्नातक विषय में पठित ग्रुप नहीं है। कहने का मतलब है कुछ अभ्यर्थी मान लीजिए 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं, शिक्षक बनने के लिए 6 to 8 के लिए। तो उसमें मान लीजिए आपने स्नातक किया साइकोलॉजी ऑनर्स, मान लीजिए साइकोलॉजी से आपने ऑनर्स किया, ठीक है, और बीएड कर लिया किसी और विषय से, बीएड कर लिया आपने किसी और विषय से, और स्नातक में आपका ऑनर्स पेपर कोई और है, और जब बहाली होता है तो आप भर दिए साइंस टीचर में। ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको छांट दिया जाएगा। बात समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी सेम स्ट्रीम में आपका बीएड भी होना चाहिए, तब आप एलिजिबल है। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फर्जी प्रमाण पत्र सीटेट और बीटेट। कुछ अभ्यर्थी छठे चरण में क्या किए थे, बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। ऐसा होता है, नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी उसको लगता है कि सरकार चूतिया है, बेवकूफ़ है, हम माफ़ी चाहेंगे। ऐसा नहीं है सर। क्या किए, वो सीटेट जो है, सीटेट या बीटेट का फर्जी डिग्री बनवा लिए हैं, फर्जी डिग्री बनवा लिए हैं। अब पता है फर्जी कैसे बनता है। वो क्या करते हैं, किसी कैंडिडेट का ले लिए जो पास है, उसका स्कैनिंग करवाते हैं कैफ़े में जाके, और उसका डुप्लीकेट निकलवा लेते हैं रंगीन फ़ोटो प्रिंट में। ऐसा नहीं चलेगा। इस बार ऑनलाइन है, ऐसी गलती ना कीजिएगा। अगर ऐसी गलती पकड़े जाते हैं तो आप पे कार्रवाई होगा, जेल भी हो जाएगा। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है। चलिए, तो ऐसा फर्जी सर्टिफिकेट आपको नहीं बनाना है। और यहाँ भी देखिए बीएड और डीएलएड का प्रमाण पत्र फर्जी है। मान लीजिए ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो हरियाणा से या मध्य प्रदेश से क्या करते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं बीएड और डीएलएड का। तो ऐसा ना करें प्लीज़, आपसे हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं। पहले वाला समय नहीं है, जेल चले जाएंगे आप। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न और मेरे माइंड में आया। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं अभी क्या है, आवासीय बनाने में लगे हुए हैं, यूपी के हैं, और वो सोचते हैं कि हम बिहार में फर्जी आवासीय बना ले। तो ऐसा ना कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं आपको हम वीडियो के माध्यम से। एक है विज्ञप्ति के बाद, ये बहुत मेन क्वेश्चन है, विज्ञप्ति के बाद परीक्षा फल। कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, ठीक है, मान लीजिए जुलाई में बहाली आया, जुलाई में विज्ञप्ति आया, एडवर्टीजमेंट आया कि 7वां चरण का बहाली होगा, और इस विज्ञप्ति के बाद अगर आपका बीएड हो या डीएलएड हो, यानी विज्ञप्ति के बाद बीएड या डीएलएड का आपका वो आता है, परीक्षा फल आता है, यानी रिजल्ट आता है,
तब आप एलिजिबल नहीं हैं। परीक्षा फल का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप बीएड किए होंगे, तो बीएड अगर किए हैं तो अच्छी बात है, अगर कर लिए तो अच्छी बात है। कुछ अभ्यर्थी का क्या है, सेकेंड ईयर का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, तो विज्ञप्ति से पहले अगर रिजल्ट आता है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द 7वां फेज। अगर विज्ञप्ति के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तब आप एलिजिबल नहीं है सर। तो इस चीज़ को समझिए, हम वही यहाँ बोले हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, और एक चीज़ और, एक प्रश्न और है कुछ का कि सर मान लीजिए हम सीटेट जो है ये दिसंबर में पास किए हैं। कब पास किए? दिसंबर में 2021, जो अभी लेटेस्ट हुआ है दिसंबर 2021 में। क्या मैं एलिजिबल हूँ? क्या मैं एलिजिबल हूँ 7th फेज के लिए? तो आप 110% एलिजिबल है। क्यों एलिजिबल है? इसलिए एलिजिबल है चूँकि विज्ञप्ति तो अभी आया नहीं 7वां चरण का, और अभी हम क्या बोले हैं, विज्ञप्ति के बाद कुछ नहीं, विज्ञप्ति से पहले होना चाहिए। तो ये जो रिजल्ट आया सीटेट का, अभी तो विज्ञप्ति आया नहीं, तो पहले आ गया ना। सीटेट का जो रिजल्ट क्या है, वो भी एक तरह क्या है, परीक्षा फल है। परीक्षा फल हिंदी में बोलते हैं, रिजल्ट को इंग्लिश बोलते हैं। तो विज्ञप्ति से पहले आ गया, इसका मतलब आप एलिजिबल है 7th फेज के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न थे, बहुत हॉट बिंदु था जो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और मेरा प्रयास ये होता है, कोई भी जितने भी बच्चा कमेंट के माध्यम से, यहाँ तक कि फ़ोन कॉल के माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम संग्रहित करते हैं और आपको कुछ उसके माध्यम से जिस पे प्रश्न पूछा गया है तो उस पर हम वीडियो बना देते हैं कि उसके अलावा और कोई भी मदद मिल जाए। तो आप लोग प्लीज़ निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, उसी को शेयर कीजिए जो शिक्षक बनने वाले हैं, ऐसे को न कीजिए जो शिक्षक न बनने वाले हों। ऐसे में मेरा मेहनत बेकार जाता है, ठीक है। तो यही सब आज के वीडियो में हम बताना चाह रहे थे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम उस पर सुधार करेंगे। चूँकि ये मेरा प्रयास होता है कि आप लोग के सामने समक्ष सही न्यूज़ ला के हम दें, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, एक हमारे मित्र है, कलीग्स है, जो एनसीसी का एक यूट्यूब पर चैनल है एनसीसी सोल्जर, SOLDIER। ये एनसीसी सोल्जर करके सोल्जर, ये यूट्यूब पे एक चैनल है जो इंडियन आर्मी का तैयारी करवाता है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो ऐसे कोई अभ्यर्थी है तो यूट्यूब पर जाके आप इसको सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। चूँकि कोई जाना चाहता है तो उसके लिए हम बता दिए हैं। एक मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा है सर आप प्रमोट कर दीजिए, तो हम इस चीज़ को प्रमोट किए हैं, ठीक है। चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।